गुड मॉर्निंग। आज हम पुनरुत्थान कालीन चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। 14वीं तथा 16वीं शती के मध्य इटली की कला में महान पुनरुत्थान हुआ, जो धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गया। प्राचीन कला के अध्ययन, तर्क और स्वतंत्र चिंतन में विश्वास इसका मूल आधार था। कला में यह सरलता, सम्मान, भौतिक सौंदर्य की प्रशंसा तथा प्रकृति के निरीक्षण और अनुकृति में व्यक्त हुआ। मनुष्य को इसका केंद्र बनाया गया। इससे कला बाइजेंटाइन कठोरता से बाहर निकली। धार्मिक विषयों को भी मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया। यह परिवर्तन सर्वप्रथम जियोत्तो में दिखाई दिया था। कुछ समय तक अनेक चित्रकार उसकी अनुकृति करते रहे। 15वीं शती के आरंभ में यह प्रवृत्ति बहुत बलवती हो गई और मसाचियो इसका अगुवा बना। इन आरंभिक 25 वर्षों को क्वाट्रोसेंटो कहा जाता है। पुनरुत्थान की कला उच्च आदर्शवादी शास्त्रीय पूर्णता से युक्त है। रेखांकन, संयोजन तथा रंग सभी में पूर्णता। इस युग में सौंदर्य और पूर्णता को सत्य में मिलाकर देखा गया। पृष्ठभूमि: मध्ययुगीन इटली में जहां एक और राजनीतिक अस्थिरता थी, वहां दूसरी ओर व्यापार एवं कलाओं की बड़ी उन्नति हो रही थी। उत्तरी यूरोप की अपेक्षा इटली बड़ा समृद्ध देश था और पूर्वी देशों से रेशम तथा मसालों का व्यापार यहीं होकर शेष यूरोप में फैल रहा था। 15वीं शती में व्यापार के अन्य मार्ग खुले। अमेरिका की खोज हुई और अमेरिकी सुवर्ण से स्पेन का राजकोष भर गया। इसने इटली की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, किंतु इसका प्रभाव 17वीं शती में ही स्पष्ट रूप से अनुभव किया गया। 14वीं से 16वीं शती तक तो इटली के जेनोआ, मिलन, वेनिस, मांटुआ, फेरारा, बोलोना, फ्लोरेंस, पीसा, सिएना, पेरुजिया तथा रोम आदि प्रसिद्ध नगर ही संपूर्ण यूरोप के व्यापार पर अधिकार किए रहे। इटली में पवित्र रोमन शासकों का आधिपत्य था, जो जर्मन थे, अतः वे इटली में प्रभावशाली शासन की स्थापना नहीं कर सके। स्थानीय पॉप समय समय पर इनका विरोध करते रहे। इटालियन कवि दांते ने 14वीं शती में लिखे आन मोनार्की नामक ग्रंथ में इसका स्पष्ट विवेचन किया है। इससे तथा तत्कालीन अन्य ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस समय विभिन्न नगरों के शासक अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते थे। विदेशी शासन के विरोध के बावजूद इटलीवासी कभी एक होकर उसका सामना नहीं कर सके। 15वीं शती में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों में परस्पर युद्ध हुआ और जर्मन लोग आंतरिक उपद्रवों में उलझ गए। फ्रांस के चार्ल्स अष्टम ने 1494 में इटली पर आक्रमण किया। जर्मनों ने 1527 में रोम का विध्वंस किया। फिर भी 15वीं शती में कला की दृष्टि से इटली में स्वर्ण युग का सूत्रपात हुआ। 15वीं शती के पूर्वार्ध में इटली में 5 शक्तियों ने स्वयं को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया। ये थी मिलन, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स तथा पेपल रियासतें। नगर राज्यों की ये शक्तियाँ छोटे छोटे नगरों को अपने प्रभाव क्षेत्र में रखने, संपत्ति को संचित करने एवं युद्ध की संभावनाएं कम करने के प्रयत्न में लगी रहती थी। इन सब परिस्थितियों के कारण कला भी केवल कुछ नगरों में ही केंद्रित हो गई। दरबारी शान शौकत तथा राजकीय उत्सवों की भव्यता में कलाओं ने भी सहयोग दिया। सम्राट, राजकुमार तथा राजकीय अधिकारी कलाओं के संरक्षक एवं कलाकारों के आश्रयदाता बने।
भाषा, दर्शन तथा प्राचीन साहित्य में रुचि उत्पन्न हुई। प्राचीन संस्कृति के अध्ययन का प्रभाव तत्कालीन कलाओं पर भी पड़ा। श्रेष्ठ तथा सुसंस्कृत मनुष्य की भावना ने व्यक्तिवाद को जन्म दिया और 15वीं शती की इटली में सभी क्षेत्रों में फैशन का बोलबाला हो गया। लोग अपनी तथा अन्य व्यक्तियों की जीवन गाथाएं लिखने लगे। मनुष्यों की व्यक्तिगत उपलब्धियों को महत्व दिया जाने लगा और सामाजिक व्यवहार में उदारता का समावेश हुआ। अतीत के अनुसंधान की भावना ने प्राचीन काल को पुनरुज्जीवित करने में सहायता की। बौद्धिक प्रयत्न होने के कारण इस आंदोलन को सम्मान भी मिला और शीघ्र ही यह आंदोलन विद्वत वर्ग में लोकप्रिय हो गया। नवीन कलाकृतियों की रचना में प्राचीन कला के अवशेषों से बहुत सहायता ली गई। अनेक कलाकार प्राचीन शास्त्रीय कला का अध्ययन करने की दृष्टि से रोम के प्राचीन भग्नावशेषों को देखने के हेतु जाने लगे। किंतु इस सब का यह अर्थ नहीं है कि कलाकारों ने कोई नवीन सृष्टि करने के स्थान पर पुरातत्व प्रेमियों की भांति केवल प्राचीन कला की अनुकृति ही की। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इस समय से इटली की कला में सहसा क्रांति आ गई थी। इस प्रकार सोचने का अर्थ इटली की तत्कालीन कला परंपराओं के प्रति आंखें बंद कर लेना होगा। अतः इसे पुनरुत्थान न कहकर व्यापक परिवर्तन कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक का अर्थ भी एक समान दृष्टिकोण ही था, जिसके आधार पर यूरोप के इटली तथा अन्य देशों की कला का तुलनात्मक अध्ययन सुविधापूर्वक किया जा सकता है और इससे पुनरुत्थान का भी वास्तविक अर्थ समझ में आ सकता है। गॉथिक व पुनरुत्थान काल की कला में मुख्य भेद। गॉथिक युग में भवन निर्माण कला प्रधान थी। चित्र तथा मूर्ति का उपयोग केवल भवन की शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता था। पुनरुत्थान काल में चित्र एवं मूर्ति का स्वतंत्र महत्व बना। वे केवल भवनों के अलंकरण में ही प्रयुक्त नहीं हुए, वरन स्वतंत्र रूप में भी सृजित किए गए। गॉथिक युग में आकृतियां प्रायः छोटे आकारों में ही बनाई जाती थी, किंतु पुनरुत्थान कालीन कलाकारों ने विशाल आकृतियां बनाना आरंभ किया। गॉथिक युग में आकृतियों की मुद्राएं, वस्त्रों की सिकुड़ने एवं सीमा रेखाएं आदि ऊपर की ओर जाती सी अंकित की जाती थी, किंतु रेनेसां में इनमें क्षैतिज गति उत्पन्न की गई। इसका प्रधान कारण यह था कि गॉथिक कला का उद्देश्य किसी दूसरे लोक की व्यंजना था, जबकि पुनरुत्थान कालीन कलाकार इस भौतिक संसार को ही प्रस्तुत करना चाहते थे। गॉथिक युग में रेखांकन एवं रंगों का अलग अलग महत्व न था, किंतु पुनरुत्थान काल के कलाकारों ने रेखांकन एवं रंजन क्रिया को पृथक पृथक देखा। इस युग में परिप्रेक्ष्य का भी वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया गया, जबकि गॉथिक कलाकारों के हेतु वस्तुओं के वास्तविक परिप्रेक्ष्य का कोई महत्व न था। गॉथिक युग में तेल चित्रण पर भी अधिक बल नहीं दिया गया था। पुनरुत्थान कला में तेल माध्यम भी बहुत प्रयुक्त हुआ। इस युग की वेशभूषा में भी देश तथा काल की दृष्टि से पर्याप्त विस्तार दिखाई देता है। यही नहीं, कलाकारों ने नवीन परिधानों की भी कल्पना की है। इस प्रकार इस युग की वेशभूषा में मौलिकता के दर्शन होते हैं। पुनरुत्थान काल में कला सिद्धांतों और चित्रण के नियमों को प्रमुखता मिली। इसके पूर्व कला के नियम धर्म के अनुचर थे। पुनरुत्थान काल में उनको धर्म से मुक्ति मिली। गॉथिक कलाकार जहां आश्रय के हेतु चर्च का मुँह देखते थे, वहां इस युग में कलाकार को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इटली में पुनरुत्थान।
टस्कनी, फ्लोरेंस के अनेक कलाकार अंतिम गॉथिक शैली से संतुष्ट नहीं थे। बनावटी संयम एवं सुरुचि के स्थान पर वे भावाभिव्यक्ति को अधिक महत्व देते थे। संभवतः उन्होंने प्राचीन कला के बजाय अपने पूर्ववर्ती टस्कन मूर्तिकार जियोवानी पिसानो से प्रेरणा ली। उसकी कलाकृतियों में नाटकीय मुद्राएं, गहरी काटी हुई व्यंजनापूर्ण वेशभूषा तथा धरातलीय चिकनेपन का अभाव है, जो लोरेंजो घिबर्ती की शैली के ठीक विपरीत है। लगभग यही प्रवृत्ति कुछ समय पश्चात की फ्लोरेंटाइन चित्रकला में मिलती है, जबकि मेसेच्चियो ने अपनी शैली के निर्माण में जियोत्तो से प्रेरणा ली। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि असंतुष्ट टस्कन कलाकारों ने प्राचीन शास्त्रीय कला के स्थान पर मध्यकालीन कलाकारों से ही प्रेरणा ली। यह सच है कि चित्रकला की अपेक्षा शास्त्रीय मूर्तिकला एवं भवनों के अनेक अवशेष इन कलाकारों के सामने थे, जिनसे ये पर्याप्त प्रभावित हो रहे थे। यही कारण था कि ये कलाकार बार बार प्राचीन कला की अनुकृतियाँ भी प्रस्तुत करते रहते थे। विद्वानों के नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण एवं प्रजातांत्रिक भावना में भी कला को प्रभावित किया। इस प्रकार इस आंदोलन में नवीन तथा प्राचीन दोनों तत्वों का समन्वय हुआ। अतः घिबर्ती एवं डोनातेलो आदि को भी समन्वयवादी कलाकार कहा जाना चाहिए। फिर भी नए कलाकारों का लक्ष्य केवल समन्वय नहीं था। रोमन सभ्यता के पतन से पूर्व शास्त्रीय कला की जो प्रतिष्ठा थी, वे उसे पुनः प्राप्त करना चाहते थे। इस हेतु वे जो प्रयोग कर रहे थे, उनमें प्राचीन गरिमा को जगाने का प्रयत्न था, प्राचीन कला की अनुकृति मात्र का नहीं। इसका आरंभ 15वीं शती के मानवतावादियों द्वारा अनजाने ही हुआ था। उन्होंने जो साहित्यिक उल्लेख देखे, उनसे आकृष्ट होकर प्रयोग आरंभ किए और जैसे जैसे वे प्रयोग करते गए, उन्हें प्राचीन कला की गंभीरता का अनुभव होता गया। यह अनुभव किया जाने लगा कि नवीन प्रयोग तभी सफल हो सकते थे जब प्राचीन कला और उसके नियमों का पूर्ण ज्ञान हो। यह भी अनुभव किया जाने लगा कि मध्यकाल पतन का युग रहा है। 1450 ईस्वी के लगभग मूर्ति शिल्पी घिबर्ती का भी यही दृष्टिकोण था। उसने कला इतिहास के 3 भाग किए। प्रथम भाग में विट्रुवियस तथा प्लिनी से प्राचीन कला का आरंभ किया गया था। द्वितीय भाग अत्यंत संक्षेप में मध्यकाल से संबंधित था और 1300 ईस्वी से पुनरुत्थान का युग माना गया था। इस प्रकार उसने पुनरुत्थान को इटली में 1400 ईस्वी से न मानकर समस्त यूरोप की दृष्टि से जियोत्तो तथा गॉथिक युग से जोड़ दिया। पुनरुत्थान के क्रम को उसने इटली की बाइजेंटाइन कला में से होकर विकसित तथा प्राचीन कला को केवल एक प्रेरक तत्व माना। इस समय तक इन कलाकारों के समक्ष कोई एक कार्यक्रम नहीं था। इन कलाकारों ने ऐसा अनुभव नहीं किया कि कोई खोई हुई अथवा विस्मृत प्राचीन कला ही सहसा खोज हो गई हो, बल्कि इन्होंने समकालीन कला परंपराओं की पुनः व्याख्या का ही प्रयत्न किया। पिसानो तथा डोनातेलो के मूर्ति शिल्प, ब्रूनोलेस्ची के स्थापत्य एवं लोरेंजो मोनेको तथा मसाचियो के चित्रों से यही स्पष्ट होता है। भवनों के संबंध में ब्रूनोलेस्ची ने गणित एवं ज्यामिति के जिन नियमों का प्रयोग किया, उनसे चित्रकला ने भी लाभ उठाया। इनके आधार पर चित्रों में व्यवस्थित परिप्रेक्ष्य का विकास आरंभ हुआ और सपाट धरातल पर ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण से गहराई तथा तृतीय आयाम का आभास दिया जाने लगा। इन नियमों का सूत्रीकरण 1435 ईस्वी में लियोन बतिस्ता द्वारा अपने चित्रकला विषयक ग्रंथ में किया गया। इन नियमों की सहायता से रिलीफ चित्रों में भी वास्तविक की अपेक्षा बहुत अधिक गहराई का भ्रम उत्पन्न किया जाने लगा। मध्यकालीन रिलीफ में यह विशेषता नहीं थी। इस समय का ख्याति प्राप्त चित्रकार मसाचियो था।
फ्लोरेंस की कला। 15वीं शती की फ्लोरेंस की कला प्राकृतिकतावाद की ओर अग्रसर हो रही थी। इसका सूत्रपात जियोतो के द्वारा हुआ था। आगे चलकर इसकी दो शाखाएं हो गई, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरी भौतिक। प्रथम प्रवृत्ति का लक्ष्य गहन भावों की सशक्त अभिव्यक्ति को गति एवं क्रियाशीलता के साथ प्रस्तुत करना था। दूसरी प्रवृत्ति का उद्देश्य वस्तुगत जगत की शुद्धतम यथार्थवादी छवि उतारना था। इस द्वितीय शाखा ने सत्य को प्रस्तुत करने के उत्साह में तकनीक की अनेक समस्याओं को सामने रखा। इसने मुख्यतः 3 बातों पर बल दिया: 1. रेखीय तथा वायवीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन। 2. नग्न शरीर का स्थिर तथा गतिपूर्ण स्थितियों में शरीर शास्त्रीय अध्ययन। एवं 3. जड़ तथा चेतन वस्तुओं के तथ्यों की विवरणात्मकता। पुनरुत्थान काल को 2 भागों में बांटा जाता है: प्रारंभिक पुनरुत्थान काल और चरम पुनरुत्थान काल। प्रारंभिक पुनरुत्थान काल के कलाकार हैं फ्लोरेंस के फ्रा एंजेलिको मासाचियो, पाओलो उच्चेलो, फ्रा फिलिपो लिप्पी और सांद्रो बॉत्तिचेली। चरम पुनरुत्थान काल, यह समय पुनरुत्थान काल का ही एक भाग है, लेकिन कला शैली के आधार पर इस युग को 2 भागों में बांट दिया गया। पुनरुत्थान काल में कला का उद्देश्य धर्म और बाइबल की घटनाओं पर आधारित विषयों का चित्रण करना था। चरम पुनरुत्थान काल में कला से धर्म को हटा दिया गया और कला का उद्देश्य केवल विशुद्ध सौंदर्य का सृजन हो गया। पुनरुत्थान काल में विषय का महत्व था और चित्रों में विवरणात्मकता को महत्व दिया जाता था। चरम पुनरुत्थान काल में इन दोनों विशेषताओं को त्याग कर चित्र में रंग और रूप को अधिक महत्व दिया गया था। इस समय धर्म की शक्ति कमजोर होने लगी व भौतिक जीवन को अधिक महत्व दिया गया। नैतिकता व धर्म के प्रति श्रद्धा कम हो जाने के कारण सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। इन सभी परिस्थितियों का प्रभाव चरम पुनरुत्थान काल की कला पर पड़ा। इस युग के अंत में प्राचीन यूनानी शास्त्रीय कला का पतन होने लगा था, जो बरोक व रोकोको शैली में स्पष्ट दिखाई देता था। इस युग में भी चित्रकार को चर्च में चित्रण हेतु बुलाया जाता था। चित्रों के विषय धार्मिक होते, लेकिन उनमें धार्मिक भाव दिखाई नहीं देता। इस काल में चित्रकार धार्मिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त दिखाई देता है। उसका समस्त प्रयास चित्र में रंग व विशुद्ध सौंदर्य के अंकन की ओर हो गया था। जैसा कि आरंभ में ही कहा जा चुका है, इस युग में केवल प्राचीन यूनानी शास्त्रीय कला का पुनरुत्थान ही नहीं, अपितु नया जन्म हुआ था। यह यूनानी विद्याओं के अध्ययन से कुछ अधिक वस्तु थी। इसमें यूनानी दर्शन, इटालियन बुद्धि, ईसाईयत तथा वास्तविक जगत के प्रयोगात्मक ज्ञान, इन सब का समन्वय था। इसके परिणाम स्वरूप इटालियन बुद्धिवाद नैतिकता के बंधनों में बंधा न रह सका, फिर भी इसने सौंदर्य का अभिनंदन और धर्म का सम्मान किया। यह युग सचमुच विरोधों के समन्वय का युग था, जिसमें बुद्धि की प्रधानता और धर्म एवं नैतिकता की गौणता थी। इस युग ने यूनानी दर्शन का पुनर्निर्माण किया और उसके साहित्य के अपने सांचे में ढाला। साथ ही संपूर्ण विश्व के रहस्यों को जानने का यत्न किया। धर्म की शक्ति शनय शनय क्षीण होने लगी थी और भौतिक जीवन को अधिक महत्व दिया जा रहा था। 16वीं शती तक इटली में यही दशा रही। उसके पश्चात नैतिकता और धर्म में से श्रद्धा विश्वास निकल जाने तथा सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ जाने से कलाओं का भी पतन होने लगा। चरम पुनरुत्थान काल में यद्यपि धर्म का भी चित्रण हुआ, पर वह गौथिक काल के समान नहीं था। चित्रकारों के हाथों में कला का उद्देश्य केवल बाइबल की शिक्षा न रहकर शुद्ध सौंदर्य का सृजन हो
हो गया। चित्र में रंग और रूप का महत्व हो गया, विषय का नहीं। भौतिक संसार में इसने आकर्षण और प्रेम उत्पन्न कर दिया और जब चर्चों में चित्रकारों को दीवारें सजाने का कार्य सौंपा गया तो उन्होंने कला के इस नए रूप का ही आश्रय लिया। इस प्रकार एक और जहाँ इस नई कला पर भी धर्म की मोहर लगाई गई, वहीं दूसरी ओर इसने धार्मिक बंधनों से स्वयं को सर्वथा मुक्त कर दिया। पुनरुत्थान काल की कला की विवरणात्मकता को त्याग देने से ही चरम पुनरुत्थान शैली का विकास हुआ। चरम पुनरुत्थान काल के प्रमुख कलाकार हैं फ्लोरेंस के लियोनार्दो दा विंसी, माइकेल एंजेलो, राफेल सेंजियो, वेनिस के जॉर्जियोन, तिशियन, कोरेजियो, तिंटोरेंतो, पाउलो वेरोनीज और नीदरलैंड्स या फ्लांडर्स या फ्लेमिश कला के कलाकार हैं ह्यूबर्ट वॉन आइक, जॉन वॉन आइक, रोजर वॉन्डर वीडन, हांस मैमलिक और पीटर ब्रुगेल। जर्मनी के कलाकार हैं शॉन गॉर, ड्यूरर, ग्रुनवाल्ड, लुका क्रेनेक, हांस हाल्बिन कनिस्ट और स्पेन के कलाकार हैं एल ग्रेको। इस लेक्चर में हम पुनरुत्थान काल की चित्रकला के बारे में यहीं तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पुनरुत्थान काल के सर्व प्रमुख चित्रकार लियोनार्दो दा विंसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।